नीट 2025 या फिर जेई के लिए पढ़ रहे हो या फिर तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, हो सकता है तुम 2026 में एग्जाम दो, एक बहुत ही छोटा सा और बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं विद इन 30 मिनट में और अच्छे से इसकी पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से रिवाइज करना तो चलिए मेरे साथ इस लेक्चर में और फटाफट वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट कोशिश करते हैं कि रिवाइज हो जाएगा। और अगर ये हमारा रिवीजन अच्छे से हो गया, जो इसमें मैं छोटे मोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपने अगर सही सही कमेंट दे दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर एक मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगा वीडियोस बना करके, 20-30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्लास 12 की एनसीईआरटी के, ठीक है। अब बस आपको कमेंट करना होगा, जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उतना ज़्यादा हम जल्दी हम करेंगे आपके लिए इसके एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू ही कहाँ से किया जाए, तो सबसे पहले तो हमारी बात होती है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस हमारे पास दो तरीके के पढ़ते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल वाले कैसे होते हैं? ऐसे जिसमें अट्रैक्शन फोर्स का कोई चेंज ना हो, अट्रैक्शन फोर्स लगभग कांस्टेंट। अगर अट्रैक्शन फोर्स में चेंज नहीं होता तो डेल्टा एच और डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, इतना ध्यान रखिए, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, लोगों को मिक्स करते हैं तो उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, उनकी फ्रीडम बढ़ जाती है, और ये हमेशा ऐसा होता है। हर एक टाइप के सॉल्यूशन के लिए एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये आइडियल हैं, इनकी मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है। आइडियल हैं भाई, उनको मिलाना तो आसान ही है। तो डेल्टा जी कैसा लिखते हैं? माइनस, अगर स्पॉन्टेनियस हो। रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी वेपर में जाकर के, किसी लिक्विड का, जैसे पानी लिक्विड में है लेकिन वेपर में जाके कितना प्रेशर देगा, तो रॉल्स बाबा ने बताया ये। तो किसी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। और जब उसे हटाते हैं तो पी ए नॉट कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर। ऐसे ही बी के लिए लिखते हैं। अगर आप टोटल लिखना चाहते हैं तो यहां पर लग जाता है डाल्टन्स लॉ, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, ठीक है। इसके बाद की बात, जो ये सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है वो 1 हो जाते हैं। अगर हमने 2 लोगों को मिलाया, 3 लोगों को मिलाया है तो उनके 3 लोगों के मोल फ्रैक्शन के सम 1 बन जाएंगे। बाइनरी सॉल्यूशन अगर 2 लोगों के लिए होते हैं तो अब यहीं पे टर्म आता है YA और YB। YA क्या है? वो है उसका वेपर फेज में, जैसे लिक्विड को हमने मिला दिया 2 लिक्विड को, अब दोनों लिक्विड धीरे धीरे वोलाटाइल हैं, वेपर में जाएंगे, तो ए कितना गया वेपर में, ए का वेपर में कितना कंपोजिशन है उसको बोलते हैं YA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। वेपर फेज ना बोल करके और क्या बोल सकते हैं इसको? इक्विलिब्रियम में। अगर हमसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम में ए का बताइए मोल फ्रैक्शन, मतलब YA बताना है। इक्विलिब्रियम में बी का मोल फ्रैक्शन बताइए, मतलब YB बताना है, ठीक है। और फिर भी ये फिर से वही मोल फ्रैक्शन के कंसंट्रेशन टर्म है तो उनके सम क्या हो जाते हैं? 1। और इनका जब ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन करके आता है। ध्यान से इस छोटे से डेटा पे ध्यान दीजिए कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, जो कम वोलाटाइल कंपोनेंट है और जो ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट है, उनके बीच में रहता है किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग लाइनें बन के आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। ए का प्रेशर लिखना चाहो तो वो ऐसे वेरी करेगा, जब केवल ए होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ए का, जब ए बिल्कुल 0 हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर 0। ऐसे ही बी की लाइन बनती जाएगी। अगर क्वेश्चन में बोले कि बी लेस वोलाटाइल है, ए ज्यादा वोलाटाइल है, तो ए का ग्राफ ऊपर भाग जाएगा और बी वाले नीचे आ जाएंगे। यहां पर एक बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा टर्म चलता है जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, वो ये कि जो अगर हम कोई पर्टिकुलर लाइन लें तो इसमें जो स्टार्टिंग का सेक्शन है और जो लास्ट का सेक्शन है वो सेम होता है, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फर्स्ट एंड लास्ट सेक्शन आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, किसकी वजह से? वही सिंपल सी इक्वेशंस लगती हैं उनकी वजह से। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन, ये तो हो गए आइडियल। इनके एग्जाम्पल इधर दिए नहीं, ध्यान रखें। ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सेम टाइप के लोग, अगर उनको मिलाओगे तो वो आपस में बहुत अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के हैं ना। जैसे हम सड़कों पे चलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, और अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता, ना तो हमें वो अपना दुश्मन लगता है, ना ही वो हमें अपना दोस्त लगता है। इसी को बोलते हैं आइडियल मिक्सिंग। अगर हम 2 लोगों को मिलाएं, ना तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट हो, ना ही वो एक दूसरे से रिपेल हो, उसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो जब 2 सेम टाइप के लोग होते हैं तब ऐसा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जैसे मॉलिक्यूल, जैसे तुमने ले लिया क्लोरोएथेन और ब्रोमोएथेन, तो ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं अपने पास। जैसे कोई बोल दे पेंटेनोन और एसीटोन, तो इनके मिक्सचर ऐसा हो जाते हैं। सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल हो, थोड़ा मोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो बना देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इनके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। अच्छे से ध्यान रखिए, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर और इस फॉर्मूले के बेस्ड के क्वेश्चंस। आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा। आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले। अगर किसी को पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है, इसका मतलब है वेपर प्रेशर का बढ़ जाना।
वेपर में कब लोग ज़्यादा होंगे? जब उनके आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाएं, दो लिक्विड को मिलाया, आपस में बहुत लड़ने लगे, अगर वो बहुत लड़ेंगे तो उनका वेपर में जाना आसान हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब हम दो लोगों को मिलाएं और उनके बीच के अट्रैक्शन घट जाए तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर जो है इस वाले डेटा से ज़्यादा आता है, और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा, ऐसे मिक्सचर कम बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ने लगते हैं, और जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कोई पूछता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाता है, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल में जैसे CH2 एसीटोन, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रट डालिए बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा बड़ा लिख करके याद रख लीजिए। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के मिक्सचर, ऐसा क्यों होता है कि इनको मिलाने से रिपल्सन बढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है और एसीटोन पोलर होते हैं, और नेचुरल रूल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, शेर शेर को पसंद करते हैं, गधे गधे को पसंद करते हैं। आप ही देखिए, आप अपने टाइप के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इन दोनों का नेचर अलग होता है। ये पोलर नेचर के नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, जबकि ये पोलर नेचर का होता है, तो दोनों अलग नेचर के हैं तो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते। सेम एल्कोहल और वाटर के लिए, एल्कोहल वाटर तो बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, तो ये एग्जांपल ध्यान रखिए। ऐसे एल्केन और बेंजीन के साथ एल्कोहल मिला सकते हो। जब भी दो लोगों को मिलाओ जिनके नेचर बहुत अलग हो तो उनके बीच में पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो जो पहले आइडियल के लिए ग्राफ बनाते थे, अभी क्या होगा, सारे ग्राफ ऊपर ऊपर भाग जाते हैं और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, मिनिमम बॉइलिंग। और ये पर्टिकुलर मिक्सचर पे जो हमारा बन के आया उसे बोलते हैं एजियोट्रोप, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा और वेपर प्रेशर दोनों ही लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। बस इतनी ही थ्योरी हमें चाहिए पॉजिटिव डेविएशन की, और यही कुछ एग्जाम्पल चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। अब आ जाइए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन में होता यह है कि जब हम दो लोगों को मिलाएं और आपस में अट्रैक्ट हो जाएं, जैसे तुम सड़कों पे जा रहे हो और अचानक तुम्हें अपना दोस्त दिख जाए, तुरंत उसके पास भागने लगोगे क्योंकि अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे तो लोग लिक्विड में रहना पसंद करेंगे, वेपर में नहीं जाएंगे। इस वजह से इनका वेपर प्रेशर घटने लगता है, और वेपर प्रेशर के घटने की वजह से ही इनको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वही राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम आएगा। इनकी तीन चीजें तो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि ये आपस में मिलना बहुत पसंद करते हैं। तो जब ये मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो एनर्जी लिबरेट करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और वॉल्यूम, जब इनको आपस में अट्रैक्ट करा दोगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम नेगेटिव होता है। और भैया ये तो आपस में अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो इनका मिलना स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी माइनस होता है। और इंट्रोपी चेंज तो मोर देन जीरो। अच्छा, थोड़ी देर पहले ये वाला डेटा पे बात नहीं किया, यहां पर जब पॉजिटिव डेविएशन होते हैं तो इनके जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैं ये दोनों तो पॉजिटिव हैं। इंट्रोपी चेंज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन डेल्टा जी पॉजिटिव डेविएशन में तभी पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, तभी ये स्पॉन्टेनियस होते हैं जब पॉजिटिव डेविएशन में हाई टेम्परेचर हो। तुम सोचो, दो ऐसे लोगों को मिला रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन फोर्सेस घट जाते हैं ना। दो ऐसे लोगों को मिलाओ, जैसे मान लो कभी क्लास में तुम्हें अपने दुश्मन के बगल बैठना पड़े, जिससे आपकी बनती नहीं, उसके बगल बैठना पड़े, तो हम लोग थोड़ा दूर दूर बैठते हैं, एक दूसरे से थोड़ा पास में नहीं रहते। वहीं दोस्त के बगल बैठते हैं क्लासरूम में तो बहुत चिपक के बैठ जाते हैं, बिल्कुल उसके बैग से कुछ निकाल लिया, बहुत पास में। तो जब रिपल्सन फोर्सेस बढ़ते हैं, जब अट्रैक्शन घटता है, तो फिर थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं लोग, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है, डेल्टा एच उसी तरीके से पॉजिटिव है। एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से ये सॉल्यूशंस, और जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, जबकि आइडियल और नेगेटिव डेविएशन हर एक टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, अगले कदम पे चलते हैं। तो ये नेगेटिव डेविएशन, और ग्राफ में नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर नीचे की तरफ से लेकर चले जाइए। ये लोग राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, एजियोट्रोप बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एजियोट्रोप बहुत फेमस लाइन होती है। एजियोट्रोप ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अगर हम उनको हीट करें तो उनका लिक्विड का कंपोजिशन और उनका वेपर का कंपोजिशन सेम होता है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं नोट कर लेना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी डिस्टिलेशन मेथड। एक बार फिर से बोल देते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी डिस्टिलेशन मेथड। और रीजन में कोई पूछे तो क्यों? क्योंकि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं उनका लिक्विड में कंपोजिशन और वेपर में कंपोजिशन बदलता ही नहीं, जबकि आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड बिकॉज देयर लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशंस आर डिफरेंट। उसी को फॉर्मूले से XA और YA करके निकालते हैं। आगे कदम बढ़ाते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन। फिर ये तो वही एग्जाम्पल है, आप इनको फटाफट लिख लीजिएगा कि नेगेटिव डेविएशन में एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिड वाटर या बेस वाटर, और ये वाला तो बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, कौन सा है? एनिलीन और फिनॉल। इसको तो बहुत बढ़िया से याद रखना। नेगेटिव डेविएशन के ये एग्जाम्पल हैं और ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्राफ तो हमने इनको देख ही लिए हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, कंपैरिजन है, इनको बहुत अच्छे से याद रखिए ग्राफ अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एजियोट्रोप के बारे में मैंने वो सारे डेटा बताए अभी थोड़ी देर पहले, और इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें कि ये केवल नॉन आइडियल में बनते हैं और या तो वेपर प्रेशर इनका मिनिमम होता है या फिर मैक्सिमम। जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है तब ये बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वाला बनाते हैं एजियोट्रोप, और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोले जाते हैं। कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते किसी डिस्टिलेशन मेथड से। और ये वाली जो मैंने बताया था कि इनका लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम होता है, इसलिए इनके दोनों डेटा अलग नहीं होते, सेम ही डेटा रहते हैं, सेम ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं और एक ही कंपोजिशन में रहते हैं। अगर 20% लिक्विड में तुमने इनको मिलाया था तो जब ये वेपर में जाते हैं तो 20% वो पर्टिकुलर लिक्विड वेपर में भी रहेगा, कंपोजिशन बदलता नहीं, इसलिए इनको अलग नहीं कर पाते। डिस्टिलेशन मतलब समझ रहे हो, हीट करके अलग करना, लेकिन जैसा लिक्विड में वैसा ही ये वेपर में रहते हैं तो अलग नहीं होते। कौन? एजियोट्रोप। वेंट हॉफ फैक्टर जादुई फैक्टर है भाई, ये आई क्या बोलते हैं, फाइनल मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल या फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मोल में फाइनल तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास के टर्म में ये इनिशियल मोलर मास डिवाइडेड बाय फाइनल मोलर मास बन जाते हैं, और इनिशियल को अपने यहाँ थ्योरेटिकल या नॉर्मल बोल सकते हैं और फाइनल को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड, या फिर तुम फाइनल बोल ही सकते हो, उसको एबनॉर्मल करके भी बोलते हैं। तो ये पहले तो 3 जबरदस्त फॉर्मूले ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब जब ये मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं, तुमने किसी सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट को डाला, अगर वो आपस में ऐड होने लग गए तो उनके वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है, और फॉर्मूला ये है। और यहाँ n का क्या मतलब है, अगर कभी बोलेगा डाइमराइजेशन तो n की वैल्यू 2, अगर बोलेगा टेट्रामराइजेशन तो n की वैल्यू 4, अगर बोलेगा पेंटामेराइजेशन तो n की वैल्यू 5 डाल देंगे। और अल्फा है उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना % एसोसिएट कर रहा है। कुछ नहीं बोलता है तो क्वेश्चन में हम मान लेते हैं अपने आप कि अल्फा उसका 100% है। दूसरा, फॉर 100% डिसोसिएशन, ये जब डिसोसिएट करते हैं तो जब सॉल्ट डिसोसिएट कर जाते हैं तो फिर उनके वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, और फॉर्मूला ऐसे है। यहां पर n का क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम कितने आयंस दे सकते थे, जैसे NaCl मैक्सिमम 2 आयन दे सकता है तो NaCl के लिए ये वैल्यू 2, मैक्सिमम आयंस कितने दे सकते हैं उसका मतलब है यहां पर n का। वहां पर था उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितने टर्म में तुम बोल रहे हो कि डाइमराइजेशन हो रहा है या ट्राइमराइजेशन, यहां पर मतलब होता है टोटल पॉसिबल आयंस। अच्छा, कुछ लोगों का वेंट ऑफ फैक्टर देख लेते हैं। अगर इनका अल्फा 100% मतलब अल्फा की वैल्यू 1, तो बस यही देखना होता है कितने आयंस दे सकते हैं। तो मर्क्यूरस और 2 आयोडाइड, तो ये टोटल 3 आयन देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गलती करते हैं लोग, ये मर्क्यूरस और 2 आयोडाइड ये ऐसे ही आयन देते हैं, 2 मरकरी 2 आयोडीन नहीं, केवल 3 आयन। ये कितना आयन देते हैं, 2 पोटेशियम और 1 HgI4। क्या है ये कमेंट में बताइए। ये होते हैं नेस्लर, अच्छा बता ही दिया भाई, नेस्लर्स रिएजेंट होते हैं, टोटल 3 आयंस देते हैं, तो 100% के लिए आई इनकी 3। जर्कोनियम फॉस्फेट के लिए निकालें तो 3 जर्कोनियम 4 फॉस्फेट 100% आयनाइजेशन करेगा तो आई की वैल्यू 7। और पोटेशियम फेरी साइनाइड, याद रखिए इसका फॉर्मूला K3FeCN6, फेरी साइनाइड बोलते हैं, तो 3 पोटेशियम और 1 कॉम्प्लेक्स, तो आई की वैल्यू बन जाती है 4। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका कमेंट करके बताना है। सर्च करो, ढूंढो पर्सियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है और फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका वेंट हॉफ फैक्टर। तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, बिना कमेंट के जाना नहीं है और बढ़िया से बोलना है। पर्सियन ब्लू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी वाले पार्ट में जहां पर हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, वहां पर नाइट्रोजन का जब हम एस्टिमेशन देखते हैं क्वालिटेटिव में, तो वहां पर ये पर्सियन ब्लू बनाता है। तो उसका फॉर्मूला देखिए और वहां से उसका वेंट हॉफ फैक्टर बताइए अल्फा 100% समझ करके, ठीक है। पर्सियन ब्लू का आई कमेंट करके जरूर बोलना है भाई। अब आगे चलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं। एक होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये उसके फॉर्मूले, फटाफट इनके फॉर्मूले पे ध्यान दे देना। दूसरे इंपॉर्टेंट जिनको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, IMKB। केबी क्या बोलते हैं उसको, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे किसी ने बोला NaCl को पानी में डाला, किसी भी चीज को अगर पानी में डालोगे, पानी नहीं बदल रहे हो तो इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, सेम रह जाएगा। वेंट ऑफ फैक्टर माफ करेगा, क्या बोल रहे हैं, केबी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इस फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। चेंज ऑफ टेम्परेचर को तुम डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर केल्विन लिखो, और नीचे मोलैलिटी तो वो नीचे मोल आ जाते हैं और पर केजी वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहां पर नीचे मोल और केजी वाला फैक्टर ऊपर, और ये दोनों सेम ही चीज हैं, ठीक है, सेम। चाहे तुम लिखो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल या फिर लिखो केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा ध्यान रखिए, जो ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। सी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी, जो भी दे मान लो उसे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलता है तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। केवल 2 ही चीज होती हैं जो IC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, C क्या है, कंसंट्रेशन। सारे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम IC करके ध्यान रखते हैं।
जब हमारे पास वेपर प्रेशर की बात करते हैं, दो ही चीजें हैं जो घटती हैं, एक होता है वेपर प्रेशर जो आईसी के उल्टा होता है, और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर भी देखो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, आईसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और ध्यान रखना जो केबी है वो केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये उसका फॉर्मूला है RmTB0² डिवाइडेड बाई 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब आगे आ जाइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं आई मोलैलिटी इनटू केएफ। केएफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बोलते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अच्छा भैया, तो इसकी भी वैल्यू केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, और अगर तुम बोलोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी। आईसी सी का मतलब कंसंट्रेशन टर्म, तुम यहां पर मोल फ्रैक्शन समझ सकते हो, मोलैलिटी समझ सकते हो, मोलैरिटी समझ सकते हो। ठीक है, और लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिए दो चीजें, एक तो ये और एक वेपर प्रेशर, दोनों ही आईसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम सोल्यूट के आयंस बढ़ाते हैं या उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, कई बार हम लैंग्वेज के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जब भी कभी फ्रीजिंग पॉइंट किसी का बहुत ज्यादा हो तो समझ लो उसे फ्रीज करना बहुत आसान, अगर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है तो फ्रीज करना बहुत टफ हो जाएगा उसे, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम मिला तो। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो टफ टू बॉयल, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो तो इजी टू फ्रीज। ठीक है, जैसे पानी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता तो कितना आसान होता फ्रीज करना उसे, लेकिन पानी क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है इसलिए हमें बाहर से फ्रीजर लाना पड़ता है। अगर पानी -20 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता तब तो और टफ होता, और -100 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज होता तब तो शायद पानी को फ्रीज करना ही बहुत टफ हो जाता, फ्रीज ही ना कर पाते। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो तो लैंग्वेज में आएगा इजी टू फ्रीज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको पाई से दिखाते हैं, फॉर्मूला ICRT है। ध्यान से देखा तुमने, हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आई आता है, इसीलिए बार बार IC करके बोलते हैं, R की यूनिट ऐसे यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। ध्यान रखना जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, हाँ टेम्परेचर बदलोगे तो टेम्परेचर से भी बदलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की मेन कहानी ऑस्मोसिस से आती है, और वो ऐसे होता है कि अगर हम दो सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक बार NCERT में देख लेना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड इनको सेपरेट करके रखें तो जो ज्यादा आईसी वाला सॉल्यूशन होता है कम आईसी वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट अपनी तरफ खींचने लगता है। आईसी ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बोलता है तो आई को 1 ले लेते हैं, नहीं तो आईसी देखिए जिसमें आयंस ज्यादा होंगे वो दूसरी तरफ से सॉल्वेंट खींच लेता है। जैसे देखते हो किशमिश को पानी में डालो तो फूल जाता है, बाहर ज्यादा पानी है अंदर कम पानी है, तो जो किशमिश के अंदर आयंस हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म है बहुत अलग अलग के सॉल्यूट के, वो पानी को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर इसका आईसी ज्यादा होता तो इधर ऑस्मोसिस होती, और मैंने तो इधर पहले बोला था तो इधर ऑस्मोसिस, दोनों तरफ नहीं, जिसका आईसी ज्यादा होगा उधर ऑस्मोसिस होगा। अब जब ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्वेंट भाग के आने लगते हैं, जिसकी वजह से इधर प्रेशर बढ़ने लगता है। उसी प्रेशर को रोकने के लिए जो बाहर से प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखिए ऑस्मोसिस जब होती है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, और ओनली सॉल्वेंट मूव करते हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एक छोटी सी बात बोल देते हैं कि एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर देखोगे तो वहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में सेलुलोज का पेपर लिखा होगा कुछ, उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी देख लिया, अब इसका कमेंट तुम्हें बताना है कि कॉपर सल्फेट एक तरफ 1 मोलर है, दूसरी तरफ K4FeCN6 0.2 मोलर है। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ये कलरलेस सोल्यूशन है, इसको P बोल रहे हैं, उसको Q बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है इफ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस K4FeCN6, मतलब अगर ये दोनों मिल जाते तो ब्राउन कलर होता, इसके बनने से ब्राउन कलर होता। तो बताइए देन क्या बताना है, 2 चीज, ऑस्मोसिस विल बी टुवर्ड्स, किसकी तरफ ऑस्मोसिस होगा, P साइड की तरफ ऑस्मोसिस होगा या फिर Q की तरफ ऑस्मोसिस होगा। कमेंट करके जरूर बोलिएगा, तभी हमें भी अच्छा लगेगा और जो तुम्हारी अगली डिमांड होगी वो पूरा भी होगा। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर ब्राउन कलर विल बी फॉर्म्ड, किधर ब्राउन कलर बनेगा, इधर या उधर। ठीक है, इन दोनों का आंसर बोलना है, किधर ऑस्मोसिस होगी और किधर ब्राउन कलर आएगा। अगले की तरफ चलते हैं, नंबर 14, बस थोड़ा सा ही बचा है अपने पास। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ बिल्कुल रॉल्स लॉ जैसा होता है, ये बताते हैं कि कोई गैस किसी लिक्विड में कितना घुलेगा। जैसे अपने चारों तरफ हवा है और हम हर सेकंड हवा अंदर लेकर जाते हैं, O2, नाइट्रोजन, बहुत सारी और गैसेस जो अपने एटमॉस्फेयर में हैं, तो कितनी गैस, जितनी गैस ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगा उतना ही ज़्यादा वो हमारे खून में घुला होगा, अपने ब्लड में डिजॉल्व होगा। तो बोलते हैं हाई वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी को तुम सॉल्युबिलिटी करके पढ़ सकते हो, सिमिलर टू रॉल्स लॉ जैसा है। इसी को पूरा करते हैं तो हेनरीज कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है,
अब हेनरीज कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर सॉल्युबिलिटी किसी की कम हो तो हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होता है। मैक्सिमम ये नोबेल गैसेस के लिए होते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा ये हीलियम के लिए होता है, लगभग 145 146 जैसा डेटा। वहीं आर्गन के लिए देखें तो ये लगभग 40 होता है, और कुछ लोगों जैसे CO2 है उसके लिए 1.67 होता है ये। तो किसी जिसके लिए हेनरीज कांस्टेंट कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहाँ सॉल्युबिलिटी? लिक्विड में। किसका सॉल्युबिलिटी? गैस का। गैस लिक्विड में कब ज़्यादा डिजॉल्व होगा? जब उसका हेनरीज कांस्टेंट कम होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है, सेम ही गैस का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेम गैस उस सॉल्वेंट में कम घुलना चाहेगी, एनर्जी ज़्यादा होगा तो भाग जाना चाहेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है, इसलिए हेनरीज कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर गैस का चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हीलियम का हेनरीज कांस्टेंट है 150, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका हेनरीज कांस्टेंट 150 ही रहेगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो उसका हेनरीज कांस्टेंट और बढ़ जाएगा। और तीसरा, अगर हम सॉल्वेंट बदलें सेम गैस के लिए तब भी हेनरीज कांस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट बदल दोगे तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अब बस। एप्लीकेशंस हेनरीज कांस्टेंट के, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन? अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तुम बढ़िया ढक वो पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट ये सब पी लेते हो, तो वहां पर जो कोल्ड ड्रिंक में गैस भरी होती है वो होता है CO2 गैस, और हाई प्रेशर ऑफ CO2 के एटमॉस्फेयर में उस गैस को फिल करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में फिलिंग के टाइम पे यूज करते हैं, हाई प्रेशर CO2 का बना के रखते हैं, उसी टाइम पे फिल करते हैं, तो हमारे कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा CO2 डिजॉल्व रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक वही। और जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो जो वो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें जो गैसेस हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा घुलने लगती हैं, और जब गैसेस ज़्यादा घुलती हैं ना तो अपनी जो नसें हैं उनके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ने लगता है, इन नसों में पेन होने लगता है, उस पेन को बोलते हैं बेंड्स। कैपिलरीज में होने वाला पेन, जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं तो उस पेन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं बेंड्स। और इससे बचने के लिए करते क्या है वो लोग? ऐसी गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसमें केवल एटमॉस्फेयर की गैस ना हो, उसमें कुछ ऐसी भी गैस हो जो अपने बॉडी के अंदर जाए तो लेकिन बॉडी में घुले नहीं ज़्यादा। तो जैसे हीलियम गैस भी लेकर जाते हैं। तो पूछा जाता है स्कूबा डाइवर्स क्या करें अगर इस बेंड से बचना चाहते हैं? तो जो वो गैस सिलेंडर लेकर जा रहे हैं गैस सूंघने के लिए, उसमें केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन ना लेकर जाएं, कुछ हीलियम भी लेकर जाएं, जिससे कि अपने ब्लड में नहीं डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व नहीं होगा तो हमें पेन नहीं होगा अपने ब्लड में। ठीक है, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते हैं ना तो ये गैसेस वापस निकलती हैं अपने बॉडी से बाहर, और जब बाहर निकलती हैं ना, देखो किसी पानी में अगर तुम फूको तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो बबल्स ऐसे ही अपने यहाँ से जब गैसेस निकलती हैं तो अपने नसों में बबल्स बनने लगते हैं, वो बबल्स नसों को और पेन करते हैं, वही पेन ही तो बोल रहे हैं बेंड्स हैं। और उससे बचने के लिए क्या करते हैं? स्कूबा डाइवर्स हीलियम भी लेकर जाते हैं, बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसको डाइल्यूट कर देते हैं यूजिंग हीलियम। एटमॉस्फेरिक गैसेज इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। क्या करने के, क्या बचने के लिए? ये जो नसों में पेन होगा ना नीचे जाते समय, उससे बचने के लिए। और जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ये तो अक्सर तुम्हारा सपना ही होता है, हिमालय में जाएंगे, लद्दाख में जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियों पे जाएंगे, तो जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो सारी गैसेस नीचे छूट जाती हैं, ऊपर ज़्यादा गैस नहीं होता। तो जब ऊपर गैस ही नहीं होगा तो तुम्हारे ब्लड में भी गैस नहीं होगा, और जब तुम्हारे ब्लड में गैस नहीं होगा तो फिर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा और अपनी बॉडी धीरे धीरे बहुत मतलब टेंशन, नर्वस, उल्टी ऐसी फीलिंग आने लगती है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया जैसी फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हो गए इस चैप्टर के। अब कितना टाइम लगा वो आप देखिए, लगभग मेरे हिसाब से 15 से 16 मिनट लगा, और उतने में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। आप बताइए कमेंट में क्या आप चाहते हैं कि इसका आपको बढ़िया सा MCQ भी मिल जाए। बड़ी मेहनत से इनके PPTs ये लिख लिख के बनाया है भाई, इसके बाद ये इतने टाइम में कंप्लीट हुए हैं। आप भी अगर इसे 1 बार 2 बार 3 बार देख लेंगे एग्जाम से पहले तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला तो बढ़िया से तैयारी हो गया है, बस इसके क्वेश्चन बढ़िया से करने हैं। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ लेते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मैंने इधर डिस्कस नहीं किए, जैसे मोल फ्रैक्शन और ये जो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं गौरव तिवारी कुछ और लेकर आऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए भाई, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बोलिए और दूसरों को दीजिए जिनको जरूरत हो ये लेक्चर की। ठीक है, टाटा बाय बाय।